जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, लेकिन आपके लिए वीडियो पूरा ही हेल्पफुल होगा। अगर आप अपना वीडियो आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो ये आपके लिए पूरा ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप अपना इसमें अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में कि भारत की मिट्टियाँ का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा यानी सॉइल, मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन होने से उसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण का रूप ले लेती है। तो इस बात को आप समझें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये विखंडित होने से होता है, वनस्पतियों के सड़ने गलने और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से अम्लीय पदार्थों के रूप में लाखों वर्षों के बाद मृदा का निर्माण होता है। मिट्टियों के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसको कई बार एग्जामों में पूछता है कि मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मृदा विज्ञान। हिंदी में तो बहुत ही आसान है, लेकिन विकल्प अक्सर इंग्लिश में दिया रहता है, तो इसको याद रखिएगा, पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को लगभग 8 वर्गों में विभाजित किया है। वो 8 मिट्टियों को बारी बारी से हम देखेंगे, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। उसमें से जो 4 मिट्टियां हैं भारत में मुख्यतः रूप से पाई जाती हैं, और इन 4 मिट्टियों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन 4 मिट्टियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे भारत में सबसे ज़्यादातर क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये इसका क्रम है। जो भारत के क्षेत्रफल पे पाए जाने वाली सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, और तीसरे नंबर पे काली, और चौथे नंबर पे लेटराइट मिट्टी है। इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए भारत की मिट्टियों के बारे में, तो इसमें किस किस तत्वों की कमी होती है, तो आइए देख लेते हैं। तो भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 प्रकार की तत्वों की कमी होती है। वो क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस। तो नाइट्रोजन आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जो नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हम लोग अपने खेतों में डालते हैं, अगर किसी फसल को उगाते हैं तो उसमें यूरिया डालते हैं, तो यूरिया में क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और फास्फोरस को अच्छी तरह से जानते होंगे। और आइए देख लेते हैं ह्यूमरस क्या है। तो यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होती है, उसे ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस क्या होता है? तो ये काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है, और इसका निर्माण किससे होता है? तो जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने और पेड़ पौधे के सड़ने गलने के विघटन के बाद इसका निर्माण होता है ह्यूमरस का। तो इस बात को याद रखिए कि भारत की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी होती है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा ह्यूमरस। अब आइए देखते हैं पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। तो इसे दोमट मिट्टी व कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, जलोढ़, तो इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस ओढ़, ओढ़, तो जल मतलब जलों द्वारा जो लाकर मिट्टियों को ओढ़ा दी, उसे कहेंगे जलोढ़। मतलब कि जो जलों द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में लाकर मिट्टियों को उड़ा दी, उसको जलोढ़ बोलेंगे, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगर इसकी क्षेत्र की बात की जाए तो यह भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, देखिए भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान, यहाँ पे संपूर्ण उत्तरी मैदान है, ये तटीय मैदान, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान, इसमें जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और अगर इसकी प्रचुरता की बात की जाए तो चूने तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इस मिट्टी में पाया जाता है। अगर इस मिट्टी में कमी की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन समझ ही रहे हैं, और फास्फोरस भी, और ह्यूमरस जो आपको ऊपर बताए हैं, ह्यूमरस क्या होता है, उसका निर्माण कैसे हो जाता है। ये मिट्टियाँ धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी इसमें की जाती है। तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है? तो धान की खेती और गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे आलू, तिलहन, मक्का भी होता है, लेकिन सबसे अधिक इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? तो धान होती है। अब बात कर ली जाए जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की, तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। कई बार एग्जामों में इसका क्वेश्चन पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, या खादर किस मिट्टी को कहते हैं, या बांगर किस मिट्टी को कहते हैं। तो बांगर मिट्टी का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादर नए जलोढ़ मिट्टी को। अब देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नए जलोढ़ मिट्टी कैसे हो जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो बिहार वाले क्षेत्र में अक्सर बाढ़ उड़ आती रहती है, तो जिस वाले क्षेत्र में हमेशा बाढ़ उड़ आती रहती है, यहाँ पे देखेंगे इस वाले क्षेत्र में हमेशा बाढ़ उड़ आती रहती है, तो यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जहाँ पे 5 साल 8 साल या मतलब कि कई सालों के बाद वहाँ पे अगर बाढ़ उड़ आती है तो वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब जहाँ पे बार बार बाढ़ आ रही है वहाँ पे नई मिट्टी, अगर नई जल अपर्जन वो लाएंगे उस चीज़ को और बिछा देंगे भारत के ऊपर से, तो वहाँ पे नई मिट्टी यानी खादर का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी होगी खादर, और उसको खादर कहेंगे नई जलोढ़ मिट्टी को, और बांगर कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, अब आ जाते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अब ये काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। अब आइए समझाते हैं ये क्या होता है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में तो लाखों साल पहले प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो उसका जो लावा है पूरे एरिया में फैल गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी है और यहाँ पे ये विस्फोट हुआ, तो इससे जो लावा निकल रही है पूरे एरिया में फैल गया। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और लावा जम गया, और जो ये चारों तरफ लावा फैला और वो जम गया, तो क्या हुआ? बेसाल्ट चट्टानें बन गई। ठीक है, तो क्या हो गया? बेसाल्ट चट्टानें बन गई, और उसी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या हो गया? काली मिट्टी का निर्माण हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसे अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि इस काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो ज्वालामुखी के निर्माण से जो लावा निकलती है और वो जम जाती है तो बेसाल्ट चट्टाने का रूप ले लेती है, और उसी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से फिर काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। काली मिट्टी को रेगुण मिट्टी या कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो रेगुण मिट्टी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और लावा मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का निर्माण उपस्थिति किसके कारण होता है? तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक देखिए, ब्लैक मैग्नेट। अब मैग्नेट किस रंग का होता है? ब्लैक रंग का। तो ब्लैक मतलब काली, मैग्नेट मतलब कि मैग्नेटाइट, तो इसको याद रखिएगा। ब्लैक मतलब काला, मैग्नेटाइट मतलब ये ब्लैक मैग्नेट से याद रखेंगे कि काली मिट्टी में मैग्नेटाइट की उपस्थिति होती है। ठीक, और इसकी बात किया जाए क्षेत्रफल में और किस किस क्षेत्र और किस किस एरिया में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार पूछे तो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, और कई बार एग्जामों में पूछता है कि किस राज्य में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, या कपास की खेती में प्रमुख राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देख लेते हैं, काली मिट्टी को जूते हुए खेत की भी मिट्टी कहते हैं। अब काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, और जिस कारण इसे जूते खेत की मिट्टी कहते हैं। जब दरारें पड़ जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आदमी है एक, तो उसको चेक कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है देखते होंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है, और इसीलिए इसको जूते हुए खेत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं लाल मिट्टी में।
लाल मिट्टी क्या है? तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे ये नोट डाउन करेंगे, फेरिक ऑक्साइड। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। और इस मिट्टी में लोहा और सिलिकॉन की अधिकता होती है और यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जलयोजित रूप में होती है तब इसे पीला दिखाई पड़ती है। जब यह पानी को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो पीला दिखाई देने लगती है। और इस वाले क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? तो यह बाजरा उजरा के लिए, बाजरे की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है। आगे आते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? तो लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पड़े, और इसे मखराली मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी को मखराली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का भी लाल रंग क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इस मिट्टी में निचलन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार अगर देखा जाए तो केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखेंगे तो पूछता है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी। तो लाल मिट्टी भी थोड़ा सा कर लेते हैं, लाल मिट्टी में भी थोड़ा सा चाय वाय की खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है कि ईंट बनाने में किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो लेटराइट। ये तो बहुत ही आसान है, लेटराइट। ईट, लेटराइट, लास्ट में ईट आ रहा है। ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है? ईट आ रहा है, तो ईट से बन जाएगा ईट। लेटराइट, लास्ट में ईट, तो ईट। ईट बनाने में कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? तो लेटराइट मिट्टी का। आगे देखिए, लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी क्या है? जब मिट्टियों की प्राकृतिक क्षारी होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को रेहल, कल्लार, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादातर विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। अब देखिए, ऊसर क्या है? ऊसर तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि जिसमें बंजर हो जाती है, वहाँ पे खेती की पैदावार अच्छी नहीं होती है, ऊसर माना जाता है, तो वहाँ पे बंजर कहते हैं। अब मान लीजिए ये हो गया भारत का निचला छोर, और ये हो गया गुजरात। तो गुजरात का जो क्षेत्र है, ये वाला जो कच्छ का रण यहीं पे माना जाता है जहाँ पे एशियाई गधा पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है ये वाली मिट्टी। ठीक है। लवणीय मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। ठीक है। आगे आ जाते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को याद ही नहीं करना है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतों पर पाई जाने वाली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है और वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये उत्तरांचल, ऊपर वाला छोर देखेंगे इधर वाला, और ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है इधर। तो इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक मिलती है और ये पर्वतीय ढलानों पर होता है। ठीक है। तो इसमें खेती सबसे अधिक कौन सी होती है? तो सेब की, कश्मीरी सेब का नाम सुने होंगे, सबसे अधिक होती है इधर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। और नाशपाती और चाय की खेती के लिए समझते ही हैं, सीढ़ीदार नुमा खेत बनाया होता है जिसमें बारिश की अधिकता होनी चाहिए, मतलब पानी की अधिकता अधिक होनी चाहिए, लेकिन खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि चाय के जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं, तो उसी चीज़ को ढाल जैसे बनाया जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों पे पाया जाता है। और इसमें
कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक कौन सा खेती की जाती है? तो सेब, नाशपाती और चाय की खेती, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे मरुस्थल है। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी क्या है? तो इस प्रकार की मृदा में, मतलब इस प्रकार की मिट्टी में क्या होता है? नमी की कमी होती है, यानी पानी बहुत कम मात्रा में उधर पाया जाता है। और इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। अगर मरुस्थलीय मिट्टी की ज़्यादातर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र राजस्थान में ही है। लेकिन राजस्थान के पास में जो जो राज्य सटे हुए हैं, जैसे पंजाब है, और पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, ये मान लीजिए ये ऊपर दिख रहा होगा छोटा सा पंजाब, पंजाब को वो दक्षिणी हिस्सा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए ये क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान के ऊपर ये पंजाब क्षेत्र है, तो पंजाब का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो वाला, और इधर क्या है? हरियाणा। तो ये हरियाणा का ये वाला क्षेत्र है, क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? तो मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। और मरुस्थलीय मिट्टी होने का कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाद्यान्न फसलें का, अब क्योंकि खाद्यान्न उगने के लिए उसमें नमी चाहिए, पानी चाहिए, पानी है नहीं तो उगेगा कैसे। लेकिन उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो मोटे अनाज होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सारे मोटे अनाज जो भी होते हैं इस वाले मिट्टी में उगा लिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी क्या होती है? तो दलदली मिट्टी का विकास अधिकतम वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होती है। दलदली मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमरस ऊपर समझाएं, ह्यूमरस क्या होता है, ठीक है। तो दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब दलदली मिट्टी में सबसे अधिक खेती की बात की जाए तो वहाँ पे कपास उपास की खेती, जूट की खेती की जाती है, ठीक है। तो पूछता है एग्जामों में कि जूट भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो दलदली मिट्टी का विस्तार किस वाले क्षेत्र में पाया जाता है? जहाँ पे बारिश की मात्रा थोड़ी अधिक है, उस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको जान लेते हैं कि जैसे खेती करने के लिए कैसी हमारी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? जो नापता है इसे अम्लीय और क्षारीय, बेस और एसिड, और नीचे है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? उदासीन। अगर आप लोग जानते होंगे पीएच स्केल होता है, बीच में अगर 7 रहेगा तो उदासीन, उसके नीचे 7 से कम रहेगा तो क्षारीय और अम्लीय, और अगर 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय होता है, ठीक है। तो आप जान रहे होंगे फसलों को उगाने के लिए अगर मिनिमम पीएच मान की बात की जाए तो लगभग 6 और 7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसका पीएच मान मिट्टी का कितना होना चाहिए? 6 या 7। तो अगर मिट्टी में ज़्यादा अम्लीयता आ गई है, यानी 6 से ज़्यादा कमी आ गई है, तो मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चूने का। और अगर मिट्टी में क्या हो गया? क्षारीय हो गया है तो मिट्टी में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगर क्षारीय हो गया तो उसको अम्लीय बनाने के लिए जिप्सम, और अम्लीय हो गया तो क्षारीय बनाने के लिए चूने का। इसको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जामों में पूछता है कि अगर मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसको क्षारीय बनाने के लिए या उसको उर्वरता लाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो चूने मिलाया जाता है, ठीक है। और अगर क्षारीय हो गया तो जिप्सम मिलाया जाता है। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या क्या इसे पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हम लोग ऊपर ही डिस्कशन किए हैं कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में फैली हुई है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। इसमें धान और गेहूँ की फसल सबसे अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों पे जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? अब देखिए 2 चीज़ समझाए ना, खादर और भांगर। तो नवीन अगर जलोढ़ मिट्टी है जहाँ पे हमेशा बाढ़ ओढ़ आती है तो उसको क्या कहते हैं?
खादर, और जो जहाँ पे 5-6 साल के बाद वहाँ पे बाढ़ उड़ आती है तो उसको कहते हैं बांगर। ठीक है, तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों को सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब कि अगर भारत की क्षेत्रफल पे बात की जाए तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी। यही 4 मिट्टियाँ हैं जो भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खेती के लिए कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। अगर कपास की खेती करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार पड़े महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में। तो इन सभी में लगा लेंगे। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार इन सभी राज्यों में पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किस वाले राज्य में है तो सबसे अधिक महाराष्ट्र वाले राज्य में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसको बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम लोग समझें कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुई तो उसकी जो लावा होगी और लावा से ही कौन सी मिट्टी का उत्पादन होता है? तो काली मिट्टी का, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी को ही किस नाम से, काली मिट्टी को ही किस नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी में अगर अम्लता हो जाए तो उसमें क्या मिला देंगे? चूना मिला देंगे। और मिट्टी में अगर क्षारीय की मात्रा अधिक हो जाए तो उसमें क्या मिला देंगे? जिप्सम मिला देंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, चूना, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ईंट, लेटेराइट, इसमें ईंट है ना, तो ईंटों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ईंट है, लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से वीडियो समाप्त हो गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।